हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एलके सक्सेस एकेडमी। दोस्तों, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। इसके पीछे कुछ कारण था, लेकिन अब चूंकि बिहार दरोगा और बिहार पुलिस का ज़बरदस्त वैकेंसी आने वाला है। ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि तकरीबन 2500 के आसपास बिहार दरोगा की और काफ़ी बड़ी मात्रा में बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। तो जो भी छात्र बिहार पुलिस की या बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या तैयारी करना चाहता है, निश्चित रूप से ये वीडियो दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस जो है वो आमतौर पे काफ़ी जो है ये सेम होते हैं। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को देखें। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी इन तीनों की तैयारी करते हैं तो सिर्फ एक या दो बार ध्यान से इस वीडियो को सुनने पे काफ़ी हद तक जो है आपकी तैयारी जो है पूरी हो जाएगी। इसमें मैं इस तरह से इसको आपको पढ़ाऊँगा कि आपको बिल्कुल भी कोई भी क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बीपीएससी के दौरान भी ऐसे ही किया था और काफ़ी छात्रों को फ़ायदा हुआ था। बिल्कुल उसी तरह बिहार पुलिस और बिहार दरोगा की तैयारी करवाई जाएगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पे मैं टोटल 40 प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड करवाऊँगा, ताकि जो छात्र कोचिंग में जो है महंगी फ़ीस ना दे पा रहे हैं या पटना या दिल्ली जाके तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी छात्रों को जो है इन वीडियो से काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों, यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वे कौन है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, इन तीनों नदियों का जो है उद्गम स्थल है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसका उद्गम स्थल जो है ये मानसरोवर झील के पास चामयुंगडुंग हिमनद से जो है इसका उद्गम होता है। अगर सतलज नदी की बात करें तो इसका उद्गम राकसताल झील के पास जो है इसका उद्गम है। और अगर बात करें सिंधु नदी की, तो इसके उद्गम जो है ये कैलाश पर्वत श्रेणी में वोखरचू के निकट जो है हिमनद से इसके उद्गम है। चूँकि यहाँ पे मानसरोवर झील के पास पूछा गया है, तो ये तीनों जगह जो है ये मानसरोवर झील के पास ही पड़ता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा फ्रेंड्स डी। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा, एक से अत्यधिक या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आने का, यानी प्राइवेट संयंत्र का, तो इसमें टिस्को जो है ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, टिस्को जिसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसका स्थापना 1907 में हुआ था, जमशेदपुर में स्थित है। ठीक है, इसकी कारखाना, और इसके मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि नकदी फसल सम्मिलित नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप नहीं को जो है सर्कल कर लेंगे। ठीक है, इसमें कई बार क्वेश्चन में गलती कर जाते हैं स्टूडेंट, नहीं पूछा जाता है और यस को जो है आंसर दे देते हैं। बात करें नकदी फसल की, तो नकदी फसल इसमें गन्ना जो है नकदी फसल है, कपास भी नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है, लेकिन गेहूँ जो है ये नकदी फसल नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कि भारत और श्रीलंका को जो है द्वारा विभाजित किया जाता है, ये कौन से जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करता है। तो इसमें फ्रेंड्स पाक जल मध्य जो है, पाक जल डमरू मध्य, ये दोनों ये जो है फ्रेंड्स ये श्रीलंका और भारत के मध्य है, यानी श्रीलंका और भारत के मध्य से पाक जल डमरू मध्य जो है गुजरता है। ठीक है, बात करें जिब्राल्टर जल डमरू मध्य की, तो जिब्राल्टर जो है फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से स्पेन और मोरक्को के बीच अवस्थित है। ठीक है, अगर होमरूज जल संधि की बात करें तो होमरूज जल संधि जो है ये ओमान की और फारिस की खाड़ी के बीच अवस्थित हैं। अगर बेरिंग जल डमरू मध्य की बात करें तो ये पूर्वी एशिया यानी रसिया के पूर्वी भाग और पश्चिम अमेरिका के बीच जो है बेरिंग जल डमरू मध्य अवस्थित हैं। तो इस तरह से ये सारी जानकारी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाए, ताकि जानकारी के अभाव में या आर्थिक कमी के अभाव में आपके क्वेश्चन जो है ना छूटे और आप अच्छे अंक से, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर बात करें प्रथम उर्वरक संयंत्र की, तो ये सबसे पहले रानीपेटा में लगवाया गया था। ठीक है, रानीपेटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे दूसरा पूछा गया है, तो दूसरा में फ्रेंड्स ये अफ्रीका आ जाएगा। अगर कभी भी आपको पहला पूछे
कि महाद्वीप जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन से है, तो उसमें एशिया आ जाएगा। ठीक है, एशिया आप ध्यान रखेंगे, एशिया सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि साफ रातें मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विकिरण के कारण जो है, विकिरण के कारण साफ रातें मेघ रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होते हैं। क्योंकि अगर मेघ रहते हैं तो विकिरण जो है उत्सर्जन ऊपर की ओर नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो है पृथ्वी के सतह के निकट गर्मी अत्यधिक रहते हैं। अगर मेघ न हो और साफ हो जाते हैं तो जो भी विकिरण होते हैं यानी पृथ्वी के जो ऊष्मा होते हैं वो स्वतः ऊपर की ओर चले जाते हैं, जिसमें ठंड का जो है अनुभव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? यहाँ सही पूछा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स आंसर में ये बी जो है भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। दामोदर नदी निकलती है, ये कहाँ से निकलती हैं? तो फ्रेंड्स अगर बात करें दामोदर नदी की तो ये झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र से निकलती हैं, और इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। तो आपको पता होगा कि खरीफ फसल जो है ये वर्षा के मौसम के आते ही इसको बोया जाता है। तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है, ये किसके द्वारा अपनाया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो है ये अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? तो ये 26 नवंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है, माफ़ कीजिएगा, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित होता है, ये कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है कि देखिए आमतौर पे जो भी साधारण विधेयक होते हैं ये दोनों में से, चाहे अपर हाउस हो, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन जब भी आपसे वित्तीय बिल पूछा जाए, ठीक है, तो उसमें ये केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन करने का निर्देश देता है? तो आपको पता होगा कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ये वर्णित है, और इसी अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को जो है वो ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है, और इस तरह से बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श वर्णित है, ये किस में है? तो फ्रेंड्स कल्याणकारी राज्य का निदेशक आदर्श जो है ये नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है, और इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ये किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति के जो हटाए जाने का प्रावधान है ये संविधान में वर्णित है, और इस पे संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाके जो है इसको हटाया जा सकता है, और इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस पर आधारित है बताइए? तो फ्रेंड्स इसको आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और इस तरह से भारत प्रजातंत्र है, और इसी तथ्य पे ये आधारित है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व के प्रश्न हैं, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे राज्य पर हैं, यानी नंबर में लोकसभा में प्रतिनिधित्व के आधार पे दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन से राज्य हैं? तो फ्रेंड्स दूसरे पे अगर बात करें तो इसमें महाराष्ट्र आता है, और तीसरे पे जो है ये पश्चिम बंगाल आते हैं। ठीक है, अगर बात करें फर्स्ट पे तो जब भी आपको लोकसभा में प्रतिनिधित्व में सबसे पहला राज्य यानी सबसे ज़्यादा जो सांसद चुन के भेजे जाते हैं ये कौन से राज्य से भेजे जाते हैं ऐसे आपको पूछेगा, तो सबसे पहला में यूपी आएगा। ठीक है, जिसमें कितने हैं? 80 हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो है फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र आएगा, MEH महाराष्ट्र, और इसमें टोटल जो है ये 48 है। ठीक है, 48 हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर बंगाल की बात करें जो थर्ड नंबर पे आते हैं तो इसमें टोटल 42 हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आप ध्यान रखेंगे। पहले नंबर पे 80 यूपी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 48, और थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल है जिसमें टोटल 42 हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट पे चलेंगे, आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 19 पे। नीति आयोग एक क्या है? तो फ्रेंड्स नीति आयोग जो है सिर्फ और सिर्फ एक परामर्शदायी संस्था है, एडवाइजरी संस्था है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ये किस पे आधारित है? तो फ्रेंड्स भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो आधारित है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आधारित है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन से हैं? तो फ्रेंड्स अगर बात करें भारत में आय की सबसे बड़ा स्रोत का, तो ये जीएसटी आने के बाद प्रत्यक्ष कर जो है ये सबसे बड़ा जो है ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें प्रत्यक्ष कर और बिक्री कर आ जाएगा, ठीक है। प्रत्यक्ष कर से 55% के आसपास आ जाता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, ये कब रही है? तो भारत की उन्नति संतोषजनक रही है ये कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुल राष्ट्रीय उत्पादन में यानी जीडीपी में बढ़ोतरी के कारण, ठीक है। अगर बात करें बेरोजगारी में कमी में, तो इसमें भी अभी बहुत अत्यधिक बेरोजगारी है, तो इस तरह से गलत होगा। प्रति व्यक्ति आय भी बहुत कम है और असमानता में कमी भी अभी जो है ये नहीं हुई है, ठीक है, तो इस तरह से ए इसका आंसर हो जाएगा। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स अगर बात करें इस पुस्तक के लेखक की, तो पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की लेखक जो है ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, ठीक है। दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे कि जब भी मैं क्वेश्चन का जो है आंसर बताता हूं तो कम से कम क्वेश्चन को 2 बार रिवीजन करता हूं, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपके दिमाग में छप जाए। इसको मात्र 1 से 2 बार अगर आप सुन लेते हैं तो इसी से 90% तक जो है आप इस सेट पे कवर कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात, ये जो सेट है फ्रेंड्स ये यूनिक का सेट है, ठीक है, और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है, ठीक है, तो इस तरह से भी ये आपके प्रिपरेशन की दृष्टि से बहुत ही अच्छे सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति को अनुमोदन किया था? तो फ्रेंड्स जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में सबसे पहला योगदान जो है वो बिहार का ही है, और कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी 1945 में जमींदारी उन्मूलन प्रथा का जो है अनुमोदन किया गया था, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, कार्यकारिणी कमेटी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में पूछा गया है फ्रेंड्स कि कथकली के जड़ें किस राज्य से हैं? तो फ्रेंड्स कथकली एक तरह के शास्त्रीय नृत्य हैं और ये जो है ये केरल राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, केरल में ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पे चलेंगे, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो फ्रेंड्स बात करें गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का, तो ये मुख्यतः 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था, और ये आपको पता होगा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, खास करके बीपीएससी के पूछा जाए तो ये बार बार रिपीट होने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे, और क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि माफ़ कीजिएगा, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन से अधिनियम एक्ट कहा गया था? तो फ्रेंड्स ये जो एक्ट था ये बताइए कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये जो है ये भारत सरकार अधिनियम बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित हैं, ये किसके पश्चिम में अवस्थित हैं? तो फ्रेंड्स भारतीय जो रेगिस्तान है ये मुख्यतः आरावली पहाड़ी के पश्चिम भाग में अवस्थित है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। बात करें बिहार से बंगाल के पृथक का, तो ये 1912 में यानी 1912 में जो है ये पृथक हुआ था। अगर आपसे बिहार से उड़ीसा पृथक के पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बिहार से उड़ीसा कब पृथक हुआ था, तो ये स्वतंत्र बिहार की स्थापना जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था तो ये 1936 में हुआ था, ठीक है, 1936 में बिहार जो है उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह द्वारा दिया गया था, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी रचना जो है ये हसरत मोहानी के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगर इसकी रचना की बात करें, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता है, अगर रचना पूछा जाए तो इसमें हसरत मोहानी आएगा, और अगर इसके जो पॉपुलैरिटी जो है ये मुख्यतः भगत सिंह के द्वारा हुआ था, ठीक है, भगत सिंह ने इसे जो है काफ़ी पॉपुलर बनाया था। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 7 पहाड़ियों का शहर ये रोम को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे, निम्न में से कौन से मीठे पानी की झील नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसमें फ्रेंड्स सांभर झील जो है ये मीठे पानी की झील नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर डल झील पूछा जाए, लोकटल झील और बाड़ा पानी, ये तीनों जो है ये मीठे पानी का स्रोत है, यानी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट में पूछा गया है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स
आपको पता होगा ये दिल्ली शहर मुख्यतः यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट पे चलेंगे, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक नाम से पुस्तक जो लिखी है ये एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लिखा गया है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35, संकटग्रस्त जाति संगाय है, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, संकटग्रस्त जाति संगाय जो है ये एक प्रकार के मणिपुरनी हिरन है, यानी मणिपुर की हिरन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, और 36 में पूछा गया है कि यदि एक नहर की खुदाई 50 श्रमिक 4 घंटे लगाकर पूरा करते हैं तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा कर लेंगे? यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट है। सिर्फ 10 मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ये काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। अगर थोड़ा भी आप इफोर्ट लगाते हैं तो इसमें से 10 में से कम 8 नंबर आप निश्चित रूप से जो है वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैथ के सॉल्व आंसर जो है मैं अलग से बनवा के अपलोड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स इसका आंसर जो है ये 6 घंटे 40 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर हम क्या कर सकते हैं? तो अगर आप कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं तो इससे अंततः जो है ये कमरे के ताप गर्म होता है, यानी कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है ये 2CaSO4H2O है। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? यहाँ पे असत्य पूछा गया है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जिस क्वेश्चन में या तो असत्य पूछा जाए या नहीं पूछा जाए उसको सबसे पहले आप जो है अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कई बार लोग गलती कर जाते हैं। तो इसमें जल से अधिक विलय होते हैं, ये जो है ये असत्य है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, 40 पे पारद धातु मिश्रण है, ये किसके मिश्रण है? तो फ्रेंड्स, पारद धातु जो है ये मुख्यतः पारद युक्त मिश्र धातु होती हैं। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इस प्रक्रिया को जो है ये क्लोनिंग कहा जाता है। ठीक है, सी कहा जाता है। डी इसका आंसर हो जाएगा, क्लोनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है 42, मधुमक्खी कॉलोनी की सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो मधुमक्खी की क्लोन की जो सदस्य होते हैं ये नृत्य के द्वारा एक दूसरे को पहचान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारे कि मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने अस्थियां पाई जाती हैं? तो बात करें मनुष्य के खोपड़ी में, तो मनुष्य की खोपड़ी में मुख्यतः 29 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, ये कई बार पूछे जाते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं, ये कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, आधुनिक मनुष्य के हाल के जो पूर्वज हैं ये क्रो-मैग्नन मनुष्य हैं। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा, क्रो-मैग्नन मानुस, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है, माँ पौधे के भांति पौधे मिलता है, यानी माँ पौधे के भांति पौधा किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं, तो या तो बीजों से प्राप्त कर सकते हैं या तना काट के जो है ये प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इन दोनों से। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, इसमें ब्रोंकाई जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये तीनों जो है ये मूत्र प्रणाली का हिस्सा पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 18 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? इसको आप सॉल्व कर लेंगे, मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 66। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा 48 का बी। ठीक है, -23/2। इसको निश्चित रूप से आप सॉल्व करेंगे, काफ़ी इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, निश्चित रूप से आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 49, और 49 में श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें श्रृंखला में लास्ट में आपको देखना है कि इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। अगर आपको श्रृंखलाबद्ध इसको करते हैं तो आप पाएंगे कि इसका आंसर बी हो जाएगा 201। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। जैसे मैं बताया हूँ कि टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और ये 10 क्वेश्चन इजी टाइप के होते हैं। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, निश्चित रूप से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें आंसर की बात करें तो इसमें आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी 45। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51, और इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, फिर आएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। ठीक है, तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, मार्मा गोवा पतन स्थित है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, मार्मा गोवा पतन जो है ये गोवा में अवस्थित है। ठीक है, पतन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निश्चित रूप से ये 3-4 पतन है, ये आप याद रखेंगे कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है,
53 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया है। तो इसमें फ्रेंड्स मंदजास जो है ये असम से संबंधित नहीं है। इसके अलावा बिहू, बगुरम्बा, सत्रिया नृत्य, ये तीनों जो है ये असम से संबंधित हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो फ्रेंड्स अवशिष्ट शक्तियां जो हैं ये केंद्र सरकार को प्राप्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार में सबसे पहले चीनी मिल जो है ये 1918 ईस्वी में बेतिया में स्थापित हुआ था। ठीक है, 20 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो फ्रेंड्स अगर बात करें गंगा में मिलने की, तो ये जितने भी नदियाँ हैं ये सारे गंगा में मिलती हैं और ये सारे बिहार में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है 57। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन से क्रम सही हैं? यहाँ पे क्रम पूछा गया है आपसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी गणतंत्र जो है ये प्रस्तावना में लिखा गया है और यही क्रम जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव सुंदरम जलप्रपात बनाती है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि शिव सुंदरम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पे अवस्थित है। कावेरी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? यहाँ फिर से नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल पूछा गया है तो कुंतासी जो है फ्रेंड्स, ये कुंतासी ये नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल नहीं है। इसके अलावा ब्रुझोम, कुलदेवा, मेहरगढ़ ये तीनों जो है ये नवपाषाणिक स्थल हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर है। यहाँ पे राज्य सरकार पूछा गया है, इसीलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा जाए तो सबसे ऊंचा कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, ये इसका आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 और इसमें पूछा गया कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है ये मुख्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पत्रकारिता है ए में और ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स बात करें एपेक के पूर्ण रूप का, तो एपेक का पूर्ण रूप है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, और इस तरह से इसका आंसर जो है ये हो जाएगा डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। याद रखेंगे इसके फुल फॉर्म। नेक्स्ट पे चलेंगे 64 पे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि संगम साहित्य मुख्यतः चेर, चोल और पांड्य ये तीनों का ही वर्णन है, जबकि कदम का जो है ये संगम साहित्य में वर्णन कहीं नहीं दिया गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। पाटलिपुत्र में अवस्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, बीपीएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था ये मुख्यतः लकड़ी के बने हुए थे। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि सन 2000 ईस्वी में छत्तीस उत्तर झार यानी छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तराखंड और झारखंड इन तीनों राज्यों का सृजन जो है ये 2000 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट पे चलेंगे। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था, सम्राट अशोक। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें, यानी सही क्रम में जो है वो दिखाएं इसको। तो इसमें 68 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। ठीक है, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। नेक्स्ट पे चलेंगे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये मुख्यतः खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 69 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स खेल। ठीक है, ए में आंसर में दिया गया है। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे कि रंजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ये किससे प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स रंजीत सिंह जो पंजाब के राजा थे और इसको कोहिनूर हीरा जो प्राप्त हुआ था ये शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था, ये कौन था? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि ये काफ़ी प्रसिद्ध रही थी और इसको स्वीकार करने वाला पहला जो शासक था ये पेशवा बाजीराव द्वितीय था। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे ये कौन थे बताइए? तो ये थे राजा राम मोहन राय। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय।
नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है 73 और इसमें पूछा गया है कि भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, ये कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारत के सबसे प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये उड़ीसा और झारखंड है, ठीक है, उड़ीसा और झारखंड, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा गया है। तो फ्रेंड्स बात करें सौर मंडल के सबसे गर्म ग्रह का, तो शुक्र ग्रह को जो है ये सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, तो इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की स्थिति जो बहुत अत्यधिक है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धि के कारण जो है इससे सौर मंडल के सर्वाधिक गर्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, ये कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड्स बात करें लावनी की, तो ये महाराष्ट्र की एक प्रकार की लोक नृत्य है, ये काफ़ी फेमस लोक नृत्य है। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र की, तो ये कृषि जो है ये अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स पत्तियों में जो हरा रंग होता है ये मुख्यतः क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होते हैं वे कौन से हैं। तो फ्रेंड्स हवा में अगर प्रतिशत के अनुसार सबसे अत्यधिक मात्रा में गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस की जो है उपस्थिति सबसे अधिक होती है। अगर इसके बाद बात करें तो इसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें अंतःस्रावी तंत्र की, तो लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावित नहीं है, ठीक है, ये अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। इसके अलावा थाइमस, एड्रिनल और पीनियल ये तीनों जो है ये अंतःस्रावित ग्रंथि हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा कि पृथ्वी के सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि लगभग 2/3 भाग जो है पृथ्वी के जल से ढका हुआ है, ठीक है, और इस तरह से इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 और इसमें पूछा गया कि भारी जल वह जल होता है, कौन सा जल होता है बताइए। तो फ्रेंड्स भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं, ये कौन से नाभिक के अवयव हैं। तो फ्रेंड्स परमाणु जो है ये, तो फ्रेंड्स परमाणु के नाभिक के जो अवयव होते हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया कि डीएनए एक पूर्ण रूप है, ये किस चीज़ का पूर्ण रूप है। तो फ्रेंड्स डीएनए जो है ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का पूर्ण रूप होता है, ठीक है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ सही नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसमें यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये गलत है, ठीक है, सी आप रीड करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो है कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पे चलेंगे। ध्वनि के वायु में वेग होता है, ये कितना होता है। तो फ्रेंड्स ध्वनि का जो वायु में वेग होता है ये 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे। सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग समय लगता है, ये कितना समय लगता है। तो फ्रेंड्स धरती पे सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट लगता है, ठीक है, इसमें कहीं कहीं आपको 8.2 भी लिखा रहेगा, ठीक है, तो 8.2 भी होगा इसका आंसर, ठीक है, चाहे 8.2 रहे या 8.5 रहे, ठीक है, इसी के आसपास जो है आंसर आपको दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। सी इसका आंसर हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, ये किस में होता है। तो फ्रेंड्स क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है, ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, इसमें पूछा गया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निम्नलिखित में से चुनें। तो फ्रेंड्स प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत जो होगा ये 12.9 होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है 19 में कि 2714 5074 को घटाकर न्यूनतम पद तक लेकर जाए, ठीक है, तो इसको अगर आप घटाएंगे और न्यूनतम पद तक लेकर जाएंगे तो इसको आंसर जो मिलेगा फ्रेंड्स ये मिलेगा सी 23/43, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको बट्टे में काटना है, ठीक है, यानी कि 2714/5074 और इसको बट्टे में आपको काटते जाना है, ठीक है, और लास्ट जो बटेगा
यहाँ पे 23/43 बच जाएगा जो नहीं कटेगा इसके बाद, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि इसको लास्ट तक लेके जाना है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया निम्नलिखित में से असंगत पहचान है, इसमें असंगत पहचानना है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये तीनों जो है ये मिलता जुलता है, ठीक है। यानी 25 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, ये भी 5 का स्क्वायर है, लेकिन 115 जो है ये 5 का स्क्वायर नहीं है। इस तरह से डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो फ्रेंड्स, बाल विवाह विरोध अधिनियम जो है या निरोधक अधिनियम जो है ये 1929 में लागू हुआ था, ठीक है। और ये किसके समय लागू हुआ था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय लागू हुआ था। नेक्स्ट पे चलेंगे। सर्वोदय शब्द किन की देन है? तो फ्रेंड्स, सर्वोदय शब्द की जो देन है ये गांधी जी की देन है, ठीक है। डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 94। परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो भारतीय जन जीवन, समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों में उस पश्चिम संस्कृति के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न हुई जिसे ब्रिटिश शासक अपने साथ लाए थे, यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसे जो कहते हैं फ्रेंड्स, ये पश्चिमीकरण कहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमीकरण। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कि सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, ये किस आधार पे खतरा है? ठीक है। तो फ्रेंड्स, सांप्रदायिकता जो है ये विवादास्पद है और इस आधार पर मानव के लिए खतरा है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 में भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, जाति जो है, जाति ये भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। संयुक्त परिवार में मनाही है, किस चीज़ की मनाही है? तो फ्रेंड्स, संयुक्त परिवार में जो है ये श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद और भूमि के बंटवारा, इन सभी की जो है वो मनाही होती है, ठीक है। 98 है, यह किसकी कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं। प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती हैं जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कार्ल मार्क्स की प्रमुख कथन है, ठीक है। सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। जनसंख्या शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, जनसंख्या शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और इसमें पूछा गया फ्रेंड्स कि ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? तो फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर है यहाँ पे कट गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय के पृथक करने का जो मुख्य आधार है ये है व्यवसाय की प्रकृति, ठीक है। आपको पता होगा कि शहरी में जो है वो शहरी स्तर पे व्यवसाय होते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर में कृषि आधारित व्यवसाय होते हैं। और व्यावसायिक इस प्रकृति के कारण ही ग्रामीण और शहरी यानी नगरीय समुदाय को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से व्यवसाय की प्रकृति इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया है। निश्चित रूप से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके लिए लेके आएँ, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।